Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the series of Protista, Animal Like Protista. और इस वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पूरा प्रोटिस्टिक सेल है और ये एक प्रोटिस्टा है। देखिए अब इस सेल को स्टडी करते हैं। ये पूरा सेल जो है ये सारे सेलुलर लाइफ के सारे फंक्शन करेगा जो कि एक लाइफ के लिए ज़रूरी है। मीन्स ये रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये एक्सक्रीशन भी करेगा, ये रेस्पिरेशन भी करेगा, होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करेगा। तो ये एक पूरा सेल है, सिंगल मेम्ब्रेनल प्लाज्मा मेम्ब्रेनल सेल है जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जो यूनिक एक सेल से आम सिंपल सेल से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली सेल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये साइटोफाइज है, और यहाँ ठीक है, और ये बेसल बॉडी फ्लैजेला है। ठीक है, ये जो है इसकी यूनिक ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, और यूनिक स्ट्रक्चर है, इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या है, एक मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो है क्या है, पहली सेल है। पहली सेल जो है ये प्रोटीन की एक लेयर है, थिन लेयर है प्रोटीन की, और जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्ट्रक्चरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्केलेटन सिस्टम भी है इसमें। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है पूरे ये सेल को डैमेज से, एक्सटर्नल डैमेज से, और ये एक तरह का आर्मर कोट की तरह काम करता है। ठीक है, हिफाजत करता है, इस तरह हिफाजत करता है कि ये जो मोशन को अल्टर नहीं होने देता। मीन्स के हर सेल ने मोशन करनी है, तो इस तरह का स्केलेटन है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का कि ये मोशन को अल्टर नहीं होने देता, लेकिन साथ साथ ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिविंग, पहली सेल क्या है, लिविंग प्रोटीनियस layered structure which surround the cell in many type of protozoa. It is immediately below the cell membrane. cell membrane के बिल्कुल नीचे है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जरा क्लियर नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरा जो है ये क्या है, पहली सेल है। ये क्या है, ये सेल साइटोप्लाज्म में है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये पहली सेल है और ये साइटोप्लाज्म है। अच्छा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो है यहाँ ये पहली सेल है, और ये क्या है, ट्राइकोसाइट्स हैं, ये फ्लैजेला है, ये सीलिया है या फ्लैजेला, ये सीलिया, ये ग्रूव है जिसमें से सीलिया निकल रहे हैं। ठीक है, ये एल्वोलाई है कि हवा एक स्पेस है, एयर स्पेस है जिसको एल्वोलाई कहते हैं। और ये जो है ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट हैं जो कि सीलिया की मूवमेंट में उसको मदद देते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, पहली सेल का। ठीक है, ओके, पहली सेल क्या है, एक थिन लेयर ऑफ प्रोटीनियस थिन लेयर विच सराउंड द सेल, इट्स सिचुएटेड इमीडिएटली बिलो ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन करती है, ये एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जो कि रिजिड भी है और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, ये शेप देता है। क्या क्या फंक्शन है, शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है, करता है, और क्या करता है, एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है, और मोशन को अल्टर नहीं करता, फ्लेक्सिबल भी है और साथ साथ रिजिड है और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड किस वजह से, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ओके, अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद पहली सेल, उसके बाद क्या आता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ लफ्ज यूज किया हुआ है जेलेटिनियस। अब जेलेटिनियस क्या होता है, जेल लाइक। जेल देखिए वो विस्कस होती है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा विस्कस होती है, गहरी होती है। अब ये देखें, अब साइटोप्लाज्म की दो तरह की साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड किया हुआ है, एक्टोप्लाज्म, एक्टो और एंडो।
एक्टोप्लाज्म जो होता है वो आउटर साइटोप्लाज्म है और ये जेल लाइक है और इसमें क्या होते हैं एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट होते हैं। किसके फिलामेंट होते हैं? एक्टिन फिलामेंट। हमें पता है ना एक्टिन क्या, एक्टिन और मायोसिन क्या है, वो मूवमेंट वाले प्रोटीन्स है ना, जो मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, और इनर साइटोप्लाज्म में क्या है जो कि इतना जेल नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है और ये लिक्विड की तरह काम करता है और इसमें क्या है? एक्टिन के सब यूनिट है, सब यूनिट। और हमें पता है एक्टिन कब कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब इसके साथ आके क्या लगती है? कैल्शियम। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये एक्टोप्लाज्म है ये पुश करता है एंडोप्लाज्म को कि ये आगे जाए और सूडोपोडिया में चले जाए, जिसकी वजह से सूडोपोडिया जो है ये आगे, मीबा आगे को फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये जो है ये नॉन ग्लैंड अच्छा, एक्टोप्लाज्म क्या है? इसमें ग्रेन्स नहीं होते, नॉन ग्लैनुलर है, नॉन ग्लैनुलर, और इसमें ग्रैनुलर है। ये एक्टोप्लाज्म को जेल कहते हैं, एंडोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सॉल। एक्टोप्लाज्म जो है एक्टिन नेटवर्क है वो विस्कस है, बाहर है, वो तो खुद तो आगे नहीं जाएगा, है ना, विस्कोसिटी ज्यादा है, वो तो हमेशा जब आप कोई चीज उंडेलते हैं तो जो विस्कस होती है, जमी हुई चीज होती है, वो पीछे रहती है और जो लिक्विड होती है वो ज्यादा आगे मूव करती है। इसी तरह जब ये प्रेशर जनरेट करेगा एंडोप्लाज्म के प्लाज्म को कि ये आगे को मूव करे, जब एंडोप्लाज्म आगे को मूव करेगा सूडोपोडिया में, तो क्या होगा? प्लाज्मोडियम जो है वो पीछे से एक्टोप्लाज्म उसको पुश करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा और सूडोपोडियम आगे को मूवमेंट होगी। ठीक है, ये फंक्शन देख लिया कि एक्टोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह मूवमेंट जनरेट करता है प्रोटोजोआ में। अब ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरह होती है। ये कैल्शियम आयंस होते हैं जब एक्टिन फिलामेंट के साथ लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? ये कंट्रैक्शन होती है, और ये कंट्रैक्शन क्या करती है? यहाँ से ये बॉडी कंट्रैक्ट हुई है, यहाँ से कंट्रैक्ट हुई है तो यहाँ से रिलैक्स हो गई है। अब जेल से जेल टू सॉल, यहाँ जेल है तो प्रेशर कहाँ जाएगा? सॉल की तरफ। ठीक है, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस तरफ आएगा, ये हाइलेनिक कैप है, तो फिर क्या होगा? जेल कन्वर्जन ऑफ जेल इनटू सॉल। फिर क्या होगा? फिर कैल्शियम कम हो जाएगी, अनबाइंड हो जाएंगे यहाँ आके, तो यहाँ कंट्रैक्शन, यहाँ जो है जब अनबाइंड होंगे तो यहाँ कंट्रैक्शन रुक जाएगी और यहाँ कंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये मूवमेंट होती रहेगी आगे। ठीक है, आपको समझ लग रही है? जब कैल्शियम ज्यादा होगी तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो क्या होगा? वो कंट्रैक्ट करेगा और यहाँ से कंट्रैक्शन होगी, वहां से रिलैक्सेशन होगी, एंड एक्टोप्लाज्म जो है वो एंडोप्लाज्म को पुश करेगा और वो सूडोपोडिया की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा। ये बात समझ लग गई? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंट्रैक्टाइल की तरफ। ये तो हमारे पास मूवमेंट आ गई, मूवमेंट कैसे होती है। जैसे अब ऑर्गेनिज्म कई तरह के मूवमेंट एक साइटोप्लाज्म और भी काम करता है काफी ज्यादा। एक तो ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है, ये प्रोटिस्टा में जो लोकोमोशन है, प्रोटिस्टा की लोकोमोशन 3 तरह की होती है, फ्लेजेला से होती है, सीलिया से होती है और कुछ साइटोप्लाज्मिक लोकोमोशन है वो इसी तरह ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की वजह से। फ्लेजेला से में किस में होती है? डायटम्स। इसकी एग्जांपल क्या है? डायटम्स है। सीलिएट्स की एग्जांपल क्या है? सीलिया किस में? पैरामीशियम में सीलिया है। और साइटोप्लाज्मिक क्या है? अमीबा में साइटोप्लाज्मिक है, में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है। ये अब मूवमेंट लोकोमोशन हो गई। अब आगे हम चलते हैं कि होम्योस्टेसिस ये कैसे मेंटेन करती है। ये छोटा सा सेल, एक सेल है और उसने सारे काम करने और अल्लाह ताला ने उसमें सारे स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। अच्छा, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल को वाटर एक्सप्लोसिव वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये जब भी वाटर कंटेंट अंदर ज्यादा होता है, एक्सेस वाटर होता है, तो वाटर को बाहर निकालता है। और ये क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है। A contractile vacuole is a subcellular structure involved in osmoregulation. Means ये वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करेगा। It found predominantly in amoeba और unicellular algae.
और इसको हम क्या कहते हैं, पल्सेटाइल एंड पल्सेटिंग वैक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स पहले पानी भरा ज्यादा हो बढ़ेगा फिर बाहर निकलेगा। जैसे हमें पता है कि अमीबा और ये सारा कुछ कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में फॉर एग्जांपल रहते हैं। तो फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फ्रेश वाटर में क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और इसकी अंदर वाली कंसंट्रेशन में क्या होगा, अंदर ज्यादा सल्यूट होगा ना, तो क्या होगा, पानी अंदर ज्यादा आएगा। जब पानी अंदर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, अब पानी को एक्सपेल भी ज्यादा करना है। ठीक है, तो इस तरह होगा कि पानी जो है इसकी ओस्मो रेगुलेशन को, पानी अंदर ओस्मोसिस के थ्रू आएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनेली है। इसमें क्या है, ये फीडर केनाल है, ये यहाँ से पानी पीते हैं, यहाँ से ये फीडर केनाल, ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि इलोंगेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। यहाँ से पानी पीते हैं ये केनाल से, और फिर जब पानी अंदर चला जाता है तो ये फिल हो जाता है, और जब ये फिल हो जाता है तो क्या होता है, ये जो केनाल जो है ये यहाँ से ओपन हो जाता है और यहाँ से पानी सारा बाहर चला जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का। अब मैं आपको बताती हूँ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किस रिदम से काम करता है। इसके नेम से जाहिर है कि वाटर को आउट करता है बाय कंट्रैक्शन, द वाटर ग्रोथ, वाटर गैदरिंग और वाटर एक्सपल्शन, दो इस साइकिल, ये दो काम होते हैं। पहले वाटर आता है, ग्रोथ जिसको हम वाटर गैदरिंग कहते हैं, जिसमें वाटर फिल होना है, और फिर एक्सपल्शन, एक्सपल्सिव फेज, ये दो फेज हैं इसमें साइकिल के, और ये पीरियोडिकली चलते हैं, मींस पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, एक साइकिल चलता रहता है। और ये साइकिल की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि कौन सी स्पीशी है। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये कौन सी स्पीशी है, और इन्वायरमेंट के ऊपर, मींस ये किस इन्वायरमेंट में है, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में है, मींस ये मरीन में है या फिर फ्रेश वाटर में है या किसी पाउंड में है। ठीक है, ये उसके ऑस्मोरैलिटी इन्वायरमेंट के लिहाज से ये जो है ग्रोथ और एक्सपल्सिव साइकिल चलता है। ठीक है, और स्टेज इन विच द वाटर फ्लो इनटू द सीरीज कार्ड, जब वाटर एंटर होता है, जब ग्रोथ का फेज होता है उसको क्या कहते हैं, डायास्ट्रॉल, मींस जब वाटर फिल होगा इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में से हम क्या कहेंगे, डायास्ट्रॉल। और जब वाट और कंट्रैक्शन होगी, द कंट्रैक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, और एक्सपल्सिव फेज में क्या होगा, सिस्टोल। हमें पता है सिस्टोल में हमेशा क्या होती है, कंट्रैक्शन, और जब ये कंट्रैक्ट होगा तो पानी क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं, वाटर एंटर ड्यू टू ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आया, ऑफ सल्यूट की तरफ। अब क्या हुआ है, जब पानी अंदर, ये देखें, और फिर कंट्रैक्टर वैक्यूल स्वेल हुआ है, और फिर वो जब स्वेल हुआ, कंट्रैक्शन हुई और पानी सारा बाहर निकल गया। ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाटर मूव्स टू द केनाल। सबसे पहले केनाल टेक अ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इसने साइटोप्लाज्म से वाटर लिए, अब ये देखिए केनाल में पानी है। फिर वाटर जो है वो केनाल से कहाँ जाएगा, इस वैक्यूल में जाएगा। अब वैक्यूल जब फुल हो गया है, पोर्स ओपन एंड वेक्ट्राइल। अच्छा, अब ये जो से ये पोर था वैक्यूल के ऊपर जो मैंने आपको बताया था, वो ओपन हो जाएगा और वैक्यूल सारा कंट्रैक्ट करेगा। जब कंट्रैक्ट करेगा तो सारा पानी बाहर आ जाएगा और वो फिर वैक्यूल एम्प्टी हो जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। ये हो गई, ये किस तरह ओस्मो रेगुलेशन होती है, पानी किस तरह रेगुलेट होता है। अब हमने देखना है डाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, अब डाइजेशन के लिए यहाँ एक पाथवे बनाया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोफेरिंग्स। ये ट्यूब लाइक है, गुलेट, ये साइटोफेरिंग्स है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ इस ऊपर वाली डायग्राम में। ये देखिए, सॉरी, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये क्या है, साइटोफेज है, माउथ है। ठीक है, अब इसको हम स्टडी करते हैं, डाइजेशन कहाँ होती है। डाइजेशन, ईटिंग और गल्फ, फूड को खाना कैप्चर करना इसी से होता है, इसी ऑर्गेनेली के थ्रू होता है।
Cytopharynx is a tube-like pathway in which certain protozoans such as cilia and flagellates food को engulf करते हैं. Serve as gullet by which food pass through and it is non-ciliated means इसके अंदर कोई cilia नहीं होता and different length depending on the species. अब इसकी length different होती है स्पीशी के लिहाज से, ठीक है. इट लीड्स टू द साइटोसोम और ये साइटोसोम पे जाके खत्म होती है जो कि वी सर्व एज माउथ, ठीक है. साइटोफेरेंक्स जैसे फेरेंक्स होता है, ठीक है. इट लीड्स टू द साइटोसोम, एक ग्रूव होता है, उसके बाद साइटोस्टॉम होता है जो माउथ है, फिर इसके बाद आगे जो है ये इस तरह फूड इसी से इनगल्फ होगी. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये फूड पार्टिकल आए, इसने इनगल्फ किया, एंडोसाइटोसिस की. इसके बाद क्या हुआ, यहाँ इंजाइम आए और लाइजोसोम इंजाइम आए, उन्होंने इसको इंगल्फ किया और यहाँ ब्रेक डाउन हुई फूड की. जब फूड की ब्रेक डाउन हुई तो लाइसोसोम बन गया. वो भी लाइसोसोम में इंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव इंजाइम होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. फिर ये पूरा का पूरा यहाँ आके ये डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गए. फिर जो डाइजेस्टिव जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो बॉडी में पूरे सेल में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जैसे ये होती है, ये इनगल्फ होता है ये फूड पार्टिकल. अच्छा, अब ये जो उनसे लूम वेस्ट है ये सारा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है. साइटोफेरिंक्स जो है वो माउथ है और ये जो ये है जहां से फूड बाहर जाती है उसको हम कहते हैं साइटोफ्रॉक्ट और साथ साइटोफेज कहते हैं, ठीक है. ये एनस है, ये क्या है, एनस है. और साइटोस्टॉम जो है ये माउथ है, किनका, प्रोटिस्टा का. ये बात समझ लगी. अब एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर है तो डिफ्यूजन के थ्रू ही ये रेस्पिरेट करेंगे, गैसेस अंदर आएंगी. और एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू होगी, रेस्पिरेशन तो होती नहीं है इनमें ना, और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगी, इनकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी बाय डिफ्यूजन. ओके, थैंक यू. इसका रिप्रोडक्शन और सिम्बायोसिस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो